का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही दहशत पसंद एक बार फिर सरगर्म हो गए, मगर किसी जगह पर हमला करने की गलती पर वो अब किसी कीमत पर तैयार न थे, क्योंकि वो एक बार पहले ही छातक में किस्मत आजमाई कर चुके थे। इसी अरसे में हिंदुस्तान के वजीर आजम मुताद्दिद यूरोपीय मुल्कों का दौरा करके आलमी राय आमा को अपनी हिमायत में हमवार करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर अफसोस के हमारी तरफ से सिफारती सतह पर कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब न दिया जा सका जिससे हम हिंदुस्तान का पैदा करदा गलत तासुर खत्म कर सकते। एक आम आदमी भी अखबारात और रेडियो के जरिए ये राय कायम करने के काबिल था कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी पोजीशन बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत गलत सूरत इख्तियार किए हुए थी। इसके लिए सिर्फ उस वक्त की हुकूमत को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरी कौम को और खास तौर से सरकर्दा सियासी लीडरों ने इस मामले में मुजरिमाना गफलत बरती, जिसकी वजह से हम दुनिया की बेशतर हक परस्त अक़वाम की हमदर्दियों से महरूम हो गए। वक्त गुजरता रहा और मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन बेगुनाह शहीदों के लहू से रंगीन होती गई। हिंदुस्तान के अज़ाइम अयां थे। अपने दुश्मन से ये तवक्को रखना कि वो पाकिस्तान को खत्म करने के इस सुनहरी मौके से फायदा नहीं उठाएगी, बहुत बड़ी हिमाकत थी। पहले ही दिन से ये अंदाजा हो चुका था कि हिंदुस्तान किसी मुनासिब मौके की तलाश में है और ये मौका मिलते ही बगैर किसी शशोपंच के वो हमला करेगा। इस मुतवक्के हमले से निपटने के लिए मशरकी पाकिस्तान में मौजूद मुख्तसर सी फौज को, जिसका बेशतर हिस्सा पहले अंदरूनी खलफिशार और मुदाखलतकारों की सरकूबी के सिलसिले में खत्म हो चुका था, बड़ी ही तदबीर के साथ मुख्तलिफ जगह तैनात कर दिया गया। वैसे भी पूरे 9 माह तक मशरकी पाकिस्तान के दलदली इलाके में रहने की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिर भी हर शख्स अपने वतन की सरजमीन के लिए अजीम से अजीम तर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार था। 21 नवंबर को ईद का दिन था। सुबह सवेरे फौजियों और बंगाली शहरियों ने महाज पर नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को बगलगीर होकर ईद मुबारक दी। खाने पर कुर्ब जवार के शहरियों को भी मदऊ किया गया था। उन लोगों ने हर हाल में हमारा साथ दिया। ऐसी सूरत हाल में जब महाज पर फौज मुतय्यन हो तो एक दूसरे से मुलाकात कभी कभार हुआ करती है। ईद के दिन दूर दूर से बहुत से अफसर एक जगह इकट्ठे हो गए थे। ईद के दिन मेरे पास कैप्टन गोंदल, मेजर सरवर शहीद, कैप्टन मोहम्मद आलम चौधरी और कैप्टन शिनवारी मौजूद थे। दोपहर को बड़े खाने पर मेजर मेहदी हुसैन, कैप्टन सरफराज शहीद, कैप्टन जफर हुसैन गिल, कर्नल रियाज, कैप्टन बख्श और लेफ्टिनेंट अफजाल आए। काफी दिलचस्प बातें हुई और इस मौके से फायदा उठाते हुए हालात पर भी तबादला ख्याल हुआ। पूरे इलाके की सूरत हाल वाज़ेह हो गई। खाने के बाद बेशतर अफराद अपने अपने जिम्मेदारी के इलाके में वापस चले गए। मैं, मेजर सरवर शहीद और कैप्टन खुर्शीद आलम चौधरी रात को तकरीबन 12 बजे तक साथ रहे। 12 बजे मैं सोने की तैयारी कर रहा था। मेजर नकवी शहीद पंजाब रेजिमेंट सिलहट से मेरे पास तशरीफ लाए। मेजर नकवी की कंपनी बैनुल अक़वामी सरहद पर तैनात थी। वो चंद रोज पहले किसी सरकारी काम के सिलसिले में सिलहट गए थे और आज वापस अपनी कंपनी में जा रहे थे। कुछ देर बातें हुई, फिर वो जाने के लिए कहने लगे। मैंने कहा, कौन जाने फिर कभी मिलना नसीब हो या नहीं। कहने लगे, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ कि शहादत नसीब हो। ये बातें हो रही थी और नविश्ता तकदीर हमारा मजाक उड़ा रहा था। मेजर नकवी चाय पीने पर रजामंद हो गए। कौन जानता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और फिर कभी इकट्ठे चाय पीने का मौका नसीब न होगा। चाय के दौरान ज्यादातर बातें मेरी तोपों के फायर के बारे में हुई, क्योंकि मेरी बैटरी उनकी मदद के लिए मुकर्रर की गई थी। तकरीबन रात 1 बजे मेजर नकवी शहीद मुझसे रुखसत होकर अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। रात 2 बजे का अमल होगा। मेरे फील्ड टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने टेलीफोन कान से लगाया तो फौरन समझ गया कि मेजर नकवी का अर्दली सिपाही गुलाम हुसैन टेलीफोन पर जोर जोर से बोल रहा है। मैंने गुलाम हुसैन से बात की तो पता चला कि दुश्मन ने कंपनी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। मैं कुछ मजीद बातें सूरत हाल के बारे में मालूम करना चाहता था कि टेलीफोन का राब्ता खत्म हो गया। गालिबन टेलीफोन का तार तोपखाने की गोलाबारी से कट गया था। बहरहाल ये खबर मैंने फौरन कर्नल रियाज को दी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि फौरन सूरत हाल से निपटने के लिए आगे चला जाऊं और ये कहा कि मेजर चौधरी की कमांड में एक कंपनी जा रही है। मेजर नकवी का कंपनी हेडक्वार्टर अंगराम था। ये मकाम मेरी गन पोजीशन से तकरीबन 17 मील दूर था। चूंकि मेरी बैटरी मैदानी तोपों पर मुश्तमिल थी, इसलिए इस गन पोजीशन से इमदादी गोलाबारी देना नामुमकिन था। मुझे तकरीबन 12 मील आगे जाना पड़ा। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर रखी थी। पहले ही दिन से हमें अंदाजा हो गया था कि जंग की सूरत में अनकन्वेंशनल जंग लड़ना पड़ेगी। पहले से तैयार की हुई गन पोजीशन पर मैं तकरीबन 2:45 बजे अपनी 2 तोपों के साथ पहुंच गया। मुश्किल ये थी कि मेजर नकवी की कंपनी के साथ किसी भी किस्म का राब्ता नहीं था, इसलिए उन्हें ये इमदादी गोलाबारी नहीं दी जा सकती थी। मुझे इतना इल्म मेजर साहब के अर्दली की ज़बानी हो गया था कि दुश्मन ने कंपनी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। मैंने कंपनी हेडक्वार्टर पर गोलाबारी शुरू कर दी, जो दुश्मन के लिए काफी जानलेवा साबित हुई। सुकूत ढाका के बाद हिंदुस्तान की ज़बानी भी इसकी तस्दीक हुई थी। सुबह 5 बजे हम जवाबी हमले के लिए तैयार थे। एक कंपनी से हमला करना था, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से की कमान मेजर सरवर शहीद कर रहे थे और दूसरे हिस्से की कमान मेजर चौधरी के हाथ में थी। मेरी बैटरी की 2 गन्ने छातक की तरफ लगी हुई थी, जो वहाँ से तकरीबन
तकरीबन 60 मील दूर था। उन गन्नों की कमान कैप्टन सरफराज अहमद शहीद कर रहे थे। उन्हें भी हुक्म दे दिया गया कि वो अपनी 2 गन्ने लेकर अंग्राम की तरफ आ जाएं। जवाबी हमले में जाने के लिए कंपनी के पास कोई ऑब्जर्वर नहीं था, इसलिए मेजर चौधरी ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बहैसियत ऑब्जर्वर चलूं और जब कैप्टन सरफराज आ जाएंगे तो वो गन पोजीशन ऑफिसर के फराइज मेरी जगह अंजाम देंगे। मैंने वक्ती तौर पर 2 गन्नों के फायर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट गन पोजीशन ऑफिसर को सौंपी और खुद जवाबी हमले के लिए बहैसियत ऑब्जर्वर जाने के लिए तैयार हो गया। तकरीबन 5:15 बजे हमारे दस्तों ने पेशकदमी की। अभी हम तकरीबन 3 मील ही चले होंगे कि हमारे हरावल दस्ते, जिसकी कमान मेजर सरवर कर रहे थे, उसका दुश्मन से तसादुम हो गया। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मैं मेजर चौधरी के साथ एक पुल पर बैठा दूरबीन से हालात का जायजा ले रहा था कि दाएं तरफ से मुझे कुछ लोग हरकत करते हुए नजर आए। गौर से मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ कि वो दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने फौरन फायर के अहकामात वायरलेस पर दिए। चंद ही सेकंड बाद गोलाबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से दुश्मन बजाय बढ़ने के पीछे हटना शुरू हो गया। अभी दाएं तरफ से दुश्मन को अच्छी तरह से साफ न कर पाया था कि मेजर चौधरी ने बताया कि बाएं तरफ से दुश्मन के कुछ अनासिर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने फौरन दूसरी गने जो कैप्टन सरफराज छातक से लाए थे उसका फायर बाएं तरफ मुंतकिल कर दिया। गोला बारूद इतनी मौसर थी कि दुश्मन को पीछे हटते ही बन पड़ी। इस दौरान दुश्मन ने मेजर सरवर के दस्ते पर गोलाबारी शुरू कर दी। खुले इलाके में होने की वजह से जबरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ा, मगर अल्लाह के करम से दुश्मन की पेशकदमी रोक दी गई थी। दिन के तकरीबन 9 बजे जनरल ऑफिसर कमांडिंग और दीगर आला फौजी अफसर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अगले मोर्चों में आए। अगले मोर्चों में आम लोग भी खड़े थे और तबादला ख्याल में मसरूफ थे। इतने में दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई, जो इत्तेफाक से बिल्कुल मौसर न थी। तमाम गोले हमारे ऊपर से गुजरे और 300-400 गज दूर बाएं तरफ फट रहे थे। हमारी दाएं तरफ बैनुल अक़वामी सरहद काफी नजदीक थी, जहां दुश्मन ने अपना तोपखाना लगाया हुआ था। हिंदुस्तानियों के पास गन पोजीशन मालूम करने के लिए तमाम जरूरी आलात और इंतजामात थे और हमारा तोपखाना काफी देर से गोलाबारी कर रहा था, इसलिए हिंदुस्तानियों ने इसका पता लगा लिया। कुछ ही देर में उन्होंने दरमियानी दर्जे की तोपों से गन पोजीशन पर गोलाबारी शुरू कर दी, जहां भी तमाम गोले ऊपर से होते हुए काफी आगे जाकर फटे। बदकिस्मती से एक गोला सुपारी के एक दरख्त से टकरा गया और हवा में फट गया। उसके कुछ टुकड़े नीचे पड़े हुए एमुनिशन को लगे और एमुनिशन फट गया। वहाँ पर जबरदस्त तबाही फैली। इससे कैप्टन सरफराज अहमद सितारे जुर्रत शहीद हो गए। उनके अलावा एक हवालदार और 4 जवान शहीद हुए और मेरा सूबेदार जख्मी हुआ। ये इत्तला जब मुझे मिली तो बहुत दुख हुआ, मगर जब मकसद का तसव्वुर किया तो मुझ में एक नया अज़्म और नया हौसला पैदा हुआ। कैप्टन सरफराज शहीद, सितारे जुर्रत और दूसरे शहीदों के जसद खाकी वहाँ से सिलहट ले जाए गए, जहाँ उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अफसोस की जंगी मसरूफियत की वजह से मैं शहीदों का आखिरी दीदार न कर सका। वो जो कुछ देर पहले तक यहाँ दुश्मन के मुकाबले में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे हुए थे और अपने से बेखबर वतन की सरजमीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए सरबकफन थे, हमसे ज्यादा खुशबख्त थे कि शहादत जैसे बुलंद रुतबे से सरफराज हुए। वो हम में मौजूद थे, मौजूद रहेंगे, मगर हमारी आंखें देखने से कासिर हैं। उनके साथ गुजारे हुए लम्हात और वाकयात एक एक करके सामने आ रहे थे। दिल की हालत अजीब हो रही थी और मुमलिकत खुदादात की ताबनाकी बढ़ाने में अपने खून की रंगीनी शामिल करने की ख्वाहिश मचल रही थी। उस सेक्टर में दुश्मन की पेशकदमी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, इसलिए 2 दिन के वक्फे के बाद 25 नवंबर को दुश्मन ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें उसे कामयाबी हुई। दुश्मन को वापस धकेलने के लिए मेजर सरवर शहीद की कंपनी को हुक्म मिला। मेजर सरवर शहीद ने रात को तकरीबन 3 बजे दुश्मन पर बड़ी ही कामयाबी से हमला किया और दुश्मन को जबरदस्त जानी नुकसान पहुंचाया। रात को विजिबिलिटी खराब होने की वजह से दुश्मन के कुछ अनासिर बाकी रह गए, जिन्होंने हमारी कंपनी के लिए घात लगाई। मेजर सरवर शहीद उसी जगह शहीद हुए और भी बहुत सारे सरफरोशान इस्लाम को रुतबा शहादत नसीब हुआ। हिंदुस्तानियों को यहाँ बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, मगर आखिरी वक्त में कामयाब घात ने मैदान जंग का पासा पलट दिया और हिंदुस्तानी जो पीछे हट रहे थे वो पेशकदमी करने लगे। मेजर गुलाम रसूल चौधरी जख्मी हो गए, फिर भी घात से निकल आए। उनकी टांग में गोली लगी थी। उन्हें फौरन CMH ढाका रवाना कर दिया गया और कंपनी की कमान कैप्टन बशारत को दी गई। इस इत्तेफाकिया कामयाबी के बाद दुश्मन ने पेशकदमी जारी रखने की भरपूर कोशिश की, मगर उसे नाकाम बना दिया गया। यहाँ पर मुझे पंजाब रेजिमेंट के एक सूबेदार का वाकया याद आ रहा है, जिसे मैं अपनी तारीख का सरमाया समझता हूँ। दरियाए सुरमा के दाएं किनारे पर एक चौकी थी। सूबेदार साहब को एक सेक्शन से कुछ ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल दस्ता देकर वहाँ तैनात किया गया। सूबेदार साहब ने किस जुर्रत और मर्दानगी से जामे शहादत नोश किया, वो एक हिंदुस्तानी अफसर की जबानी सुनिए। एक हिंदुस्तानी कैप्टन जिसकी कंपनी ने उस चौकी पर हमला किया था, उसने सुकूत ढाका के बाद सिलहट में बताया कि सूबेदार साहब उस वक्त तक अपने मोर्चे से फायर करते रहे जब तक कि एमुनिशन खत्म न हो गया। उसके बाद हिंदुस्तानी मेजर कंपनी कमांडर ने सूबेदार साहब को हथियार डालने के लिए ललकारा, मगर सूबेदार साहब ने साफ इनकार कर दिया। कुछ देर के इसरार के बाद एक सोची समझी स्कीम के तहत हथियार डालने पर रजामंदी का इजहार किया।
और अपनी स्टेन गन हाथ में लेकर हाथ ऊपर कर दिए। जो ही हिंदुस्तानी मेजर उनके करीब पहुंचा, सूबेदार साहब ने हैरत अंगेज बर्क रफ्तारी से पूरी ताकत से स्टेन गन का बट हिंदुस्तानी मेजर की कनपटी पर मारा और मेजर वहीं ढेर हो गया। साथ ही चारों तरफ से शोले निकले और वो शहीद हक अपने महबूब हकीकी से जा मिला। कैसी कैसी सूरतें खाक में पिन्हा हो गईं। उस चौकी पर दुश्मन का कब्जा हो गया, मगर मुहाफिजों ने आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश की। ऐसी कौम को अपने तो शिकस्त दे सकते हैं, वरना गैर की क्या मजाल कि उसकी तरफ गलत निगाह से देखें, जिसमें ऐसे जवां मर्द और पुरअज़्म लोग मौजूद हों। जंग यूं ही होती रही, मगर दुश्मन कोई नुमायां कामयाबी हासिल न कर सका। दुश्मन हर तरह के जदीद असलहे और साजो सामान से लैस था। उसके पास हवाई जहाजों, टैंकों और तोपों की कमी न थी। हमारी अफवाज जरूरत का सामान न होने के बावजूद बराबर मुकाबला कर रही थी। इससे पहले तारीख में ऐसा कोई वाकया कम ही सुनने में आता है कि गोश्त पोस्ट के इंसानों ने इतने अरसे तक कामयाबी से दौरे जदीद के आलात हर्ब का मुकाबला बेमाइगी के आलम में किया हो। मगर हमारी मुसल्लह अफवाज बगैर किसी शिकायत के उस वक्त तक जंग करती रही जब तक उन्हें जंग बंद करने का हुक्म न दे दिया गया। 1971 की जंग के बारे में तफसील कुछ अर्ज। 3 दिसंबर को जब मगरबी महाज पर जंग छिड़ी तो मशरकी महाज पर लड़ने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने उस दिन लोगों की जज्बाती कैफियत को देखते हुए अपनी जंगी डायरी में जो कुछ लिखा वो कुछ यूं था। जब मगरबी महाज पर जंग छिड़ी तो मशरकी पाकिस्तान में फौज का जज्बा और हौसला आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। मगर मगरबी महाज पर जंग शुरू होने के 5-6 दिन बाद ढाका हवाई अड्डे के रनवे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी फजाई ताकत मफलूज हो गई और हिंदुस्तानी फजाइया को पूरी आजादी मिल गई। अलमुख्तसर 14 दिसंबर तक हमारे 2 ब्रिगेड, एक मौलवी बाजार की तरफ से और दूसरा जनतापुर की तरफ से पीछे हटते हुए सिलहट में पहुंच चुके थे। दुश्मन ने सिलहट शहर में छापा मारों की एक पूरी बटालियन को दाखिल कर रखा था। ये बटालियन दरियाए सुरमा के दाएं किनारे में तामीराती इलाके में उतारी गई थी। 1-2 बार उसे वहां से निकालने की कोशिश की गई, मगर मकसद में कामयाबी हासिल न हो सकी। इस नाकामी की वजह मकानों वगैरह की बस्ती थी, जिसे फौजी जबान में बिल्ट अप एरिया कहते हैं। ऐसी जगहों से छापा मारों को हटाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। 2 ब्रिगेड सिलहट शहर से बाहर एयरपोर्ट की तरफ चाय के बागात में लगा दिए गए। ये पॉलिसी क्यों इख्तियार की गई, सिलहट शहर में 2 ब्रिगेडों को क्यों इकट्ठा किया गया, इससे मुझे कोई बहस नहीं और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। बालाई हेडक्वार्टरों से हमें आखिरी गोली, आखिरी जवान के उसूल और अज़्म से लड़ने के पैगामात मौसूल हुआ करते थे। सिलहट में सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि चारों तरफ दुश्मन था और चाय के बागात में हमने मोर्चाबंदी कर रखी थी। हर शख्स हालात के पेश नजर आखिरी दम तक लड़ने और मरने का अज़्म किए हुए था। हालात कुछ साजगार न थे। तोपों का एमुनिशन खत्म होने को था और दुश्मन की कामयाबी के साथ साथ खुदगर्ज और मौका परस्त आवाम हिंदुस्तानियों के साथ मिल गए थे। यूं तो खासे अरसे से हिंदुस्तानियों ने रेडियो पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था कि मशरकी पाकिस्तान से हमारी अफवाज का बचकर निकलना किसी सूरत मुमकिन नहीं, और ये थी भी हकीकत। समंदरी और हवाई रास्ते मसदूद कर दिए गए थे और हमारा ताल्लुक दुनिया से कट चुका था। खुश्की के रास्ते भी मसदूद थे। इन हकायक के बावजूद कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया था कि हथियार डालने के अहकामात भी सादिर किए जा सकते हैं। रेडियो पर मानिक शाह की पेशकश का हम हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और उसे हिंदुस्तानियों की एक जंगी चाल समझते थे। दूसरे हमारे इस अज़्म को जनरल न्याजी के उस बयान से जो उसने सुकूत ढाका से चंद ही घंटे पहले अखबारी नुमाइंदों को दिया, बड़ी तकवीत पहुंची। 16 दिसंबर की सुबह को हिंदुस्तानी रेडियो से सुकूत ढाका की खबर सुनी, मगर दरख्वार एतरा न समझा। बीबीसी ने भी अपनी खबरों में ये खबर नशर की, मगर यकीन न किया। सिलहट में 16 दिसंबर के रोज भी जंग जारी रही और 17 दिसंबर की रात को भी जंग होती रही, जबकि 16 दिसंबर की सुबह जनरल न्याजी सुकूत ढाका की दस्तावेजात पर दस्तखत कर चुके थे। 16 दिसंबर को जनरल याह्या खान ने रेडियो से जो तकरीर की, उससे ये अंदाजा हुआ कि जंग जारी रहेगी। जवानों और अफसरों ने ये खबर सुनी तो फर्त जज्बात से नारे लगाए। 17 दिसंबर 1971 का सूरज तुलू होने वाला था। मैं अपनी कमांड पोस्ट में बैठा हुआ था। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। मेरा बैटरी कमांडर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर से बोल रहा था। उसने ये मनहूस खबर सुनाई कि जनरल न्याजी ने हथियार डाल दिए हैं और अपनी ज़ेर कमान तमाम मुसल्लह अफवाज को हिंदुस्तानियों के सामने हथियार डालने का हुक्म दिया है। मैंने कहा कि आप सुबह सवेरे ऐसा बेहुदा मजाक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और तुम्हें ये बता रहा हूँ कि रात को डिवीजन हेडक्वार्टर से वायरलेस पर राब्ता कायम हुआ। उन्होंने ये पैगाम दिया है और हमारे मकामी कमांडर हिंदुस्तानी कमांड से रात को मिलकर हथियार डालने के बारे में तय कर चुके हैं। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज दोपहर तक सिलहट कॉलेज में जमा होना है और तमाम लोगों, हथियारों और दीगर सामान की फहरिस्तें तैयार होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तानी फौजियों को सामान देने में कोई तकलीफ न हो। यकीन कीजिए मुझे दुनिया घूमती हुई नजर आई और मैं सर थाम कर बैठ गया। मेरे जवानों ने मुझसे इस अफसुर्दगी की वजह पूछी। उन्हें किस मुंह से ये खबर सुनाता, इसलिए चुप रहा। थोड़ी देर बाद कैप्टन जफर हुसैन गिल ओपी गन पोजीशन पर आ गए। एक दूसरे को देखते ही आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और बावजूद कोशिश के कोई बात न कर सके। बस पानी का एक समंदर था जो सैलाब की तरह आंखों से जारी था। जब कुछ पानी बह चुका तो अपने आप को काबू में किया।
یہ خبر زیادہ دیر تک جوانوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ جو ہی جوانوں کو اس کا علم ہوا وہ سیدھے میرے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ میرے منہ سے یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، مگر حقیقت کو کہاں تک چھپایا جا سکتا تھا۔ میں نے انہیں مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا، اور آنکھیں بھی غم و اندوہ کے سمندر کو زیادہ دیر تک چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میرے آنسوؤں نے مجھ سے استفسار کرنے والوں پر حقیقت عیاں کر دی، اور پھر جدھر بھی نگاہ دوڑائی مجھے اشکبار آنکھوں اور درد و الم سے بچھے ہوئے اداس چہروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہر طرف شام غریباں کا منظر تھا، ماحول پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سلہٹ کا جو علاقہ جنت نظر آتا تھا، کہیں چائے کے باغات تھے تو کہیں روح پرور کیلے اور سپاری کے درخت، اب اس سارے علاقے پر موت کی پژمردگی چھائی ہوئی تھی۔ ہماری مسلح افواج کے بیشتر بنگالی افسر اور جوان آخری دم تک ہمارے ساتھ دشمن کے خلاف سینہ سپر رہے۔ انہوں نے دشمن کے ناپاک قدموں کو اس سرزمین کی طرف بڑھنے سے روکنے کی حد المقدور کوشش کی، مگر رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم مسلمانوں میں اس قدر نا اتفاقی اور انتشار پیدا ہو چکا تھا کہ اس ہزیمت کے سوا اس کی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ خدا کے قوانین بدلتے نہیں اور ہر عمل کے نتائج پیدا ہو کر ہی رہتے ہیں۔ جب بنگالی جوانوں اور افسروں نے یہ منحوس خبر سنی تو بچوں کی طرح رونے لگے۔ صدمہ ہی ایسا تھا جس سے ہماری روحیں تک متاثر ہو گئی تھی۔ بنگالی افسروں اور جوانوں کا اصرار تھا کہ وہ کسی بھی صورت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اب ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائیں گے۔ ہمیں یہ علم تھا کہ ہندوستانی بنگالیوں کو ہر حال میں مکتی باہنی کے حوالے کر دیں گے۔ مکتی باہنی نے انہیں جس اذیت اور بربریت کا تختہ مشق بنانا تھا، اس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ ہم نے اپنے بنگالی ساتھیوں کو وہی رہنے پر قائل کیا، کیونکہ وہاں رہ کر وہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس جگہ سے ان کا مستقبل وابستہ تھا۔ انشاءاللہ یہی محب وطن بنگالی اس سرزمین اسلام کو منافقین اور منکرین کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا۔ بھارت کے عزائم زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکے، اور عزائم عیاں ہوتے ہی ان کا اس سرزمین پر مسلط رہنا ناممکن ہو گیا۔